हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं DSSP KVS CGD साइंस टीचर की, हम जो है ये पार्ट 6 कर रहे हैं चैप्टर लाइट का। आइए, ये है हमारा DSSP का सिलेबस जो लाइट का है सिर्फ, जो कि हमने इसमें से काफ़ी टॉपिक्स तो हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और इंट्रोडक्शन टू लेंसेज। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ 1 ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है वो ऑल लाई करते हैं किसमें, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था और जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लॉ 1 है वो एकदम दोनों सेम है। ठीक है, उसमें भी क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे थी वो सब ऑल क्या करती थी, लाई करती थी सेम प्लेन पे। तो ये आपका लॉ 1 है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज मैंने जो डायग्राम बनाया, नीचे डायग्राम देखेंगे आप, इस डायग्राम में देखेंगे तो क्या है, ये समझिए आप ये एक पेपर में बनाया है। पेपर क्या होता है, प्लेन होता है। इस प्लेन पेपर पे मैंने क्या बनाया, इंसिडेंट रे बनाई, नॉर्मल रे बनाई और रिफ्लेक्टेड रे बनाई, जो कि क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहे हैं, मीडियम 1 मीडियम 2। मैंने क्या करा, एक प्लेन पेपर पे बनाया। तो आप ये बताइए, इस प्लेन पेपर पे बनाने से अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूँ, इंसिडेंट रे आ रही है, तो क्या वो इंसिडेंट रे कहीं और पेपर से बाहर जा सकती है? क्या पेपर के फ्रंट पे आ सकती है निकल के बाहर, या बैक साइड जा सकती है? नहीं, सेम प्लेन पर ही रिफ्लेक्टेड रे बन रही है। तो आप यहाँ से एग्जांपल ले लीजिए, मैंने प्लेन पेपर पर बनाया, प्लेन पेपर पे ही इंसिडेंट रे है, प्लेन पेपर पे ही रिफ्लेक्टेड रे है और प्लेन पेपर पे ही नॉर्मल रे है। इट मीन्स तीनों क्या कर रही हैं, सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। ऐसे ही जो है आपका ये मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में जाती है तो सेम प्लेन पे ही लाई करेगी। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जो है कहीं और बाहर निकल जाएगी, सेम प्लेन से सेम प्लेन पे ही आएगी। ठीक है, ये एक आपका एग्जाम्पल था। लॉ 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं लॉ 2 की। लॉ 2 में क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ये कहता है कि अगर हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रिफ्रैक्शन के केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर अब आप बोलेंगे साइन क्या है, साइन क्या है, ये तो मुझे इसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना डीप हम नहीं जा सकते। ये जो है साइंटिस्ट ने जिस हिसाब से बनाया उसके हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं विद द फैक्ट्स। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उसने क्यों लिया, ये जो है बहुत डिटेल्ड है, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। द रेशियो ऑफ साइन, आपको सिर्फ इतना समझना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट होता है, इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, मीडियम जो अगर सेम होगा तो। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड मीडियम का, किसके साथ, फर्स्ट मीडियम के साथ। ठीक है, अब आपको याद है मैंने लास्ट चैप्टर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ाया था। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम जब किसी मीडियम को किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर कर रहे हो तो उसके रिलेटिव हम उसे कंपेयर कर रहे होते हैं कि उसके रिलेटिव ये कितना फास्ट है या स्लो है या जो भी है, जब हम उसके कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम से क्या कर रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट। आप फॉर्मूले की बात करते हैं, जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन 2 जो कहता है वो कहता है साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई हमारा क्या हो गया, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे अपॉन में साइन आर, आर क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, मान लीजिए हमने कोई मीडियम लिया, यहाँ पे देख लेते हैं, मीडियम 1 हमने लिया, ये हमारा एयर है, मीडियम 2 क्या है, हमारा ग्लास है। तो क्या है, जो ये मीडियम है, अगर ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक इंसिडेंट रे, एक सिंगल रे का लिया, अगर मान लीजिए ग्रुप ऑफ रेज भी आ रही है, क्योंकि लाइट्स तो एक रे तो आएगी नहीं, काफ़ी सारी लाइट है, काफ़ी सारी रेज आती हैं, जब वो अंदर जाएंगी तो जितनी भी रेज होंगी
कंडीशन चाहे कुछ भी हो, जितनी भी रेज होंगी, जो इंसिडेंट रे आएगी और जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेट सपोज ये एक रे हमने ले लिया, ऐसी ये इसको हम मान लेते हैं ये रे 1 है, ऐसी रे 2, रे 3, रे 4, जब ये सारी इसी सेम प्लेन पे सेम इंटरफेस से होते हुए जाएंगी और रिफ्रैक्ट होंगी, तो जो 1 2 3 4 5 हमने रेस ली थी, सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मीडियम सेम है। अगर मीडियम कहीं पे चेंज होता है तो माइट भी इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर कर सकता है, बट अगर हमारा मीडियम सेम है, मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर रहे हैं, और इंसिडेंट रेस है मान लीजिए 1 2 3 4 5, हमने 5 रेस को एग्जाम्पल के लिए लिया, 5 रेस गए, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, 5 रेस अंदर इंटरफेस पे गए, इंटरफेस से रिफ्रैक्ट हुए, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी वो नहीं चेंज होगी, वो सेम ही रहेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका सेम रहेगा पांचों की पांचों रेस का। ठीक है ना। डायग्राम में तो मैं सिर्फ सिंगल रे दिखा रहा है, पर मैं बता रहा हूँ जब हम लाइट आती तो लाइट कोई सिंगल रे में तो आती नहीं, ग्रुप ऑफ रेजेस आते हैं, बीम ऑफ रेज आते हैं। तो आप ये देखिए जब वो रेज आएंगी काफ़ी सारी, तो हमने उसमें से 5 रेस का एग्जाम्पल लिया कि चलो हम 5 रेस को पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 इंसिडेंट रेस इंटरफेस पे आएंगी। इंटरफेस क्या होता है, जहाँ से वो रिफ्रैक्ट होती हैं, इंटरफेस आएंगी, सरफेस को कह सकते हैं हम, वहाँ से इंटरफेस हो रही हैं, दूसरे सरफेस पे एंटर करेगी या दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो जहाँ से वो रिफ्रैक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियम 1। मीडियम 2 का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कंपेयर किससे करेंगे हम, मीडियम 1 से, कि मीडियम 1 में क्या था और यहाँ क्या है, तो यहाँ जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो क्या होगा, उन पांचों रेस का सेम होगा। ये इस लॉ का कहने का मतलब है। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप इसको सीधा सा बोल सकते हैं, जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब हम एक बात करते हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करते हैं, तो देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेट सपोज हम 60 डिग्री से एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 डिग्री तक लाते हैं, तो देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, अगर वो 45 था तो वो और कम होगा, 35 तक आएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर उसको हम घटाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी घटेगा। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, यानी 60 से 80 लेके जाते हैं, तो देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक सिंपल एक फैक्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस घट रहा है, कम हो रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इससे क्या आपको प्रूफ मिलता है, इससे ये प्रूफ मिलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल मतलब आप समझ गए होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस में अगर हम कुछ छेड़खानी करेंगे तो डेफिनेटली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम कम करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो हमारा कम होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये है हमारा स्नेल्स लॉ। आगे पढ़ते हैं, साइन इंसिडेंट ऑफ एंगल प्रोपोर्शनल टू साइन रिफ्रैक्टेड एंगल। तो साइन आई हम यहाँ पे ले लेते हैं, आई मतलब इंसिडेंट एंगल, और थीटा यानी कि एंगल, डिग्री, कितने डिग्री का एंगल, प्रोपोर्शनल टू साइन आर यहाँ पे हम ले लेते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, और थीटा यानी कितने डिग्री का एंगल है। दिस इज जस्ट अ रिलेशन, ये हमने अभी सिर्फ रिलेशन बताया कि इन दोनों का, इंसिडेंट एंगल का और रिफ्रैक्टेड एंगल का
आपस में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन हमारा यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है। आपको सिर्फ समझना है, बहुत डिटेल में घुसना नहीं है। आप बस इसका बेसिक्स को आप समझिए, ठीक है। इनका रिलेशन हमने अभी बताया कि ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, घटता है तो दूसरा भी घटता है। तो ये हमने सिर्फ एक रिलेशन हमने इसका बताया है। अब बात करते हैं, अगर हम इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, n इज इक्वल टू साइन आई अपन में साइन आर। हमने बताया कि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। साइन ऑफ आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हमने इसमें क्या करा, सिर्फ एक साइन आई और साइन आर के बीच में रिलेशन बताया कि ये प्रोपोर्शनल कैसे हैं। बट यहाँ पे इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये, तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बन पाए। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन आर आई अपॉन में एन आर आई, आर क्या हो गया, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एन इज अवर कांस्टेंट, या उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हो आप। इज इक्वल टू क्या है, साइन आई थीटा अपॉन में साइन आर थीटा। ये क्या है, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, एन आर आई इज इक्वल टू साइन आई थीटा अपॉन में साइन आर थीटा। अगर कहीं पे एन आर आई लिखा है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर थीटा, ठीक है। ये हमारा स्नेल्स लॉ यहाँ पे होता है, लड्डू। अब बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है क्या। कांस्टेंट एन आर आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हेयर कांस्टेंट जो है हमारा वो क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी बोल सकते हो। हम यहाँ पे इसको बोलेंगे, वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन था, ठीक है, जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो जैसे मान लीजिए ग्लास में रिफ्रैक्शन हुआ, तो मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। यानी कि अगर एयर से ग्लास में आता तो मीडियम ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, एयर हो गया। एयर से हमारा क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे आई, और कहाँ पे, ग्लास के अंदर गई, डेंसर मीडियम में गई। रेयरर मीडियम से आई और डेंसर मीडियम में गई। तो हमारा जो मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन था वो था ग्लास, और जो हमारा मीडियम ऑफ इंसिडेंस था वो था एयर। तो इनका जो रेशियो है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन में एन आई। एन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन में एन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लेट्स पुट इट इन इक्वेशन। इक्वेशन में इसको डालते हैं, एन आर आई इज इक्वल टू साइन आई थीटा अपॉन में साइन आर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन आई थीटा है, साइन आर थीटा है, वो इज इक्वल टू एन आर आई है। और हमने पीछे क्या था, हमारा एन आर आई किसके इक्वल था, एन आर अपॉन में एन आई के इक्वल था। तो यहाँ पर हम एन आर आई की जगह एन आर अपॉन में एन आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन आई थीटा अपॉन में साइन आर थीटा। अब हम इसको अगर इधर रेसिप्रोकेट करते हैं तो ये आगे फर्दर आप एलाबोरेट करेंगे। साइन आर थीटा को उधर ले जाएंगे और एन आई को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ योर एक्सपेंडेड फार्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ तक हमने इसे किया है, बहुत ज़्यादा फर्दर एलाबोरेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप एनसीईआरटी बुक में इसको देख सकते हैं, आप इसको रीड आउट करें। मैंने आपका बेसिक्स जो था, इनका रिलेशन, हाउ दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये कैसे एक चीज़ इंक्रीज़ करती तो दूसरी कैसे इंक्रीज़ करती है, इनका रिलेशन मैंने आपको बताया है। अब यहाँ आप इसको फर्दर एलाबोरेट करना चाहते हैं, आप एलाबोरेट कीजिए। दैट इज़ अ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ फार्मूला, ठीक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करें, आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में प्रैक्टिस के लिए दे रखें, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने नीचे लिया है, दैट इज़ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आपको कोई रे ऑफ लाइट दे रखी है, सपोज फॉर अ रे ऑफ लाइट, आपको एक रे ऑफ लाइट है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया, 37 डिग्री, ठीक है। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24 डिग्री। अब वो बोलते हैं कि फाइंड कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। आप देखिए, हमें यहाँ पे एक सेकंड, हमें यहाँ पे साइन ऑफ इंसिडेंस दे रखा है और साइन ऑफ आर दे रखा है। अब हमें क्या, इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये भी देखिए, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप देखेंगे हमने क्या निकाला था, एन आर
आई इज इक्वल टू एन आर अपॉन में एन आई। हमें एन आर भी दे रखा है और एन आई भी दे रखा है। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब गिवन साइन जो है मैं 37 डिग्री, देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री अपनी 10th क्लास की ऑलमोस्ट सबने कवर कर ली होगी। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि आपके साइन थीटा की अपनी वैल्यू होती है साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो आपको सबके बारे में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये चार्ट जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी होगा। सिर्फ आपको साइन का, इसके लिए स्नेल्स लॉ के लिए सिर्फ साइन का रखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, टेन थीटा नहीं है। हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू को याद करना है। जैसे कि साइन 30 है या साइन 0 है, उसकी क्या वैल्यू है, साइन 30 की क्या वैल्यू है, 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। तो ये वैल्यूज़ आपको बाय हार्ट रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये साइन सिर्फ इसमें साइन का ही यूज़ है, बाकी सारा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साइन की वैल्यू भी आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। जैसे यहाँ पे साइन 37 का है, इसकी जो वैल्यू है वो 0.6 है। ये आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ये आप ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। बाकी साइन 24 है, क्योंकि आपको अगर आपने वैल्यू याद कर भी ली, आपने साइन 30 याद कर लिया, चलो आपने साइन 30 की वैल्यू लेट सपोज वो 1 होती है, या 1/√3 आपका साइन 60 की होगी, या आपकी हाँ साइन 60 की हो गई। तो आप ऐसे करके आपको मतलब किसी का भी 1/√2 ऐसे कुछ भी आपको वैल्यूज़ हैं मिली हुई हैं, आपने वो तो रट ली, पर अगर उसमें साइन 30 जगह 37 आ गया तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आप प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको सीखें, इसको सीख के इसको निकालना सीखें, क्योंकि ये इसमें पॉसिबल नहीं है कि अब ये सारा कुछ मैथ्स इसमें इंक्लूड करें। तो ट्रिग्नोमेट्री ही इसका एक सोल्यूशन है, आप उसमें से इसको प्रिपेयर करें। तो साइन 37 अगर आपको दे दिया न्यूमेरिकल में तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0.6 आ गई। एंड साइन 24 अगर दिया है तो साइन 24 इज इक्वल टू क्या है, 0.4। साइन 24 हमें क्या दिया है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है। और साइन ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमें दिया है वो हमें दिया है 37 डिग्री, ठीक है। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखिए n इज इक्वल टू साइन 37 हमारा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर अपॉन में साइन 24 दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई अपॉन में आर, 0.6 अपॉन में 0.4, n इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4, n इज इक्वल टू 3/2, n इज इक्वल टू 1.5। हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया इस केस में क्या आया, 1.5, यानी कि 1.5 टाइम्स जो है स्लो है जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मतलब जो वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जो आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम के रिलेटिव जो हमारे सेकंड मीडियम में जो स्पीड है लाइट की वो 1.5 टाइम्स स्लो है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल था, इसलिए मैंने आपको वो करा कि आपको इनकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कुछ भी कैसे भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वीडियोस कि हम ये सारा कुछ एक ही बार में सारे न्यूमेरिकल जैसे करें। ये आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ बेस और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स तो आपको अपने आप ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक को निकालें, सारा सिलेबस एनसीईआरटी बुक से आएगा, उसमें से रीड आउट करें, इसको पूरी तरीके से पढ़ें और उसके अंदर जो आपको एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल की आपको उसमें क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मुझसे पूछें, मैं आपको उसको भी एलैबोरेट करके समझा दूंगा। यहाँ हमारा हो गया स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू लेंस। लेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लेंस पढ़ेंगे। लेंस क्या है हमारा, लेंस आर बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं। मैग्नीफाइंग मतलब जो इमेज को छोटा या बड़ा करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं विथ कर्व्ड साइड्स, ठीक है, विथ कर्व्ड साइड, कर्व साइड होती हैं। अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मिरर्स, और अब हम पढ़ेंगे लेंस। मिरर्स और लेंस में दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। लेंस जो हैं बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं और ये क्या होते हैं, साइड से कर्व होते हैं, ठीक है। ड्यू टू मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी, इनकी मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, ये जो लेंसेज हैं वो यूज्ड होते हैं किस में, टेलीस्कोप्स में और अदर मैग्नीफाइंग डिवाइसेस में। जहाँ पे भी हमें मैग्नीफाइंग की ज़रूरत पड़ती है, ईदर इट इज़ अ कैमरा, ईदर इट्स अ स्पेक्टिकल्स,
चाहे हमारे चश्मे हो, चाहे ये कुछ टेलीस्कोप हो, इस चीज़ में जहाँ पे भी हमें मैग्नीफाइंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज ड्यू टू द मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लेंसेज। ठीक है ना। हम दूसरे शब्दों में अगर इसकी बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि बाउंड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस इसके होते हैं, दो सरफेसेस को बाउंड करते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इनको दो सरफेसेस हैं, और जो इफ ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स आ लेंस। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? सरफेसेस स्फेरिकल होते हैं, या दोनों में से एक भी स्फेरिकल हुआ, एक प्लेन हुआ, तो भी ये क्या कहते हैं? इनको लेंस कहते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जब बाउंड होते हैं टू सरफेसेस में, बाउंड बाय टू सरफेसेस, उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। या फिर उनमें से एक सरफेस प्लेन हो और एक सरफेस कर्व्ड हो, तो भी वो क्या कहलाता है? आपका लेंस ही कहलाता है। एक सरफेस स्फेरिकल हो, एक प्लेन हो, तो भी वो लेंस कहलाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट या द थिंग, द ऑब्जेक्ट जो कि आपको मैग्नीफाइंग करने में हेल्प करता है, दैट इज़ योर लेंस। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होते हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। जैसे कि हमने मिरर्स में पढ़ा था, हमारे पास टाइप्स ऑफ क्या थे? मिरर्स दो थे, एक था कॉनकेव, एक था कॉन्वेक्स। हम यहाँ पर भी लेंसेज, बहुत तरह के लेंसेज होते हैं, प्लानो लेंस, कॉन्वेक्स लेंसेज, बहुत सारे तरह के लेंसेज होते हैं। बट हम बहुत डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ेंगे। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में हमें दो लेंसेज के बारे में बोला है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड पर्पस ऑफ द लेंस, ये क्या है? दो टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। कौन कौन से टाइप्स में? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आइए आप देखते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का हम बहुत डिटेल नहीं, हम सिर्फ इसका शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, बाकी आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। आपको एक एक लाइन उसमें से पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा और वहाँ पढ़ के आपको बहुत ईजी और बहुत शॉर्ट तरीके से आपके याद भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको उन्हीं लाइनों के बीच में से आने वाले हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या है? कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ पर हम इन नोट से क्या कर रहे हैं? हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। बाकी थॉरो आपको एक बार एनसीईआरटी से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको थॉरो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है? उनको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर क्या था? कन्वर्जिंग मिरर था। यहाँ कॉनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है ना। और ये क्या होते हैं? कर्व्ड इनवर्ट्स होते हैं। ठीक है, कर्व्ड इनवर्ट्स, जैसे कि आप यहाँ नीचे इमेज में देख रहे होंगे, अंदर की तरफ ये कर्व्ड हो रखे हैं। दो सरफेस हैं, दो सरफेस हैं तभी ये लेंस कहला रहा है, क्योंकि सिंगल होता तो वो मिरर होता है, पर ये दो सरफेस हैं तो दो सरफेस मिलकर क्या बना रहे हैं? लेंस बना रहे हैं। और दोनों सरफेस किस तरफ कर्व्ड हैं? इनवर्ट्स, अंदर की तरफ कर्व्ड हैं। ठीक है, जो इसकी एजेस हैं, एजेस बोले तो आप ऊपर के बॉटम को, नीचे के बॉटम को, इनको एजेस मान लीजिए। इसकी जो एजेस हैं क्या हैं? वाइडर हैं, चौड़ी हैं देन द सेंटर। सेंटर के मुकाबले, सेंटर के कंपैरिजन ऊपर के और नीचे के हिस्से को आप देखेंगे, ये क्या है? चौड़े हैं, वाइडर हैं। ठीक है ना। ये कॉनकेव लेंस की पहचान है, कॉनकेव लेंस की इमेज है। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं? मोटा मोटी हम इसका यूजेस सीखेंगे। इसके यूजेस क्या हैं? कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो हमारे यूज होते हैं स्पेक्टिकल्स में। स्पेक्टिकल्स क्या हुए? हमारे चश्मे, जो हम चश्मा पहनते हैं, नज़रों के चश्मे जो पहनते हैं, वो स्पेक्टिकल्स। ठीक है, आई साइट के लिए जो हम चश्मा पहनते हैं, इन ऑर्डर टू ओवरकम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, आपका कॉनकेव लेंस कौन सी साइटेडनेस के लिए यूज़ होता है? शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। यहाँ पे मायोपिया ज़रूर याद रखना। कई बार मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस होता है, जिसकी पास की नज़र कमज़ोर होती है, उसके लिए कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, कॉनकेव लेंसेज का इस्तेमाल स्पेक्टिकल्स में किन के लिए किया जाता है? जिनको मायोपिया होता है या फिर शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमें यूजेस भी पता लग गए। ठीक है, अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस अ स्मॉलर इमेज फॉर द व्यूअर। देखने वाले के लिए क्या करता है? छोटी इमेज बनाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग स्मॉल इमेजेस। छोटी इमेज बनाने में हेल्प करता है देखने वाले के लिए, व्यूअर के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉनकेव लेंस के यूजेस पता लग गए। कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, एजेस उसकी वाइडर होती हैं। कॉनकेव लेंस जो है चश्मे के लिए यूज़ होती हैं। कौन सी के लिए? मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। कॉनकेव लेंस क्या करता है? छोटी इमेज बनाता है फॉर द व्यूअर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की।
कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या था? दैट वाज अ डाइवर्जिंग मिरर, वो डाइवर्ज करता था। अब यहाँ पे लेंस के केस में क्या कर रहा है? कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का क्या है, जो उसमें कन्वर्ज है वो इसमें डाइवर्ज है, जो इसमें डाइवर्ज है उसमें कन्वर्ज है। तो इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं होना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? दैट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंसेज, ठीक है। कर्व्ड होते हैं आउटवर्ड्स, आउटवर्ड की तरफ। देखिए नीचे आपको इमेज में दिख रहा होगा, बाहर की तरफ कर्व हो रखे हैं। उसमें क्या था? अंदर की तरफ कर्व थे, इसमें क्या है? बाहर की तरफ कर्व है। सेंटर क्या है? मोर थिकनेस है उसके अंदर देन एजेस। ऊपर एजेस देखेंगे, ऊपर का बॉटम नीचे का बॉटम देखो लेंस का, ये क्या है? पतले हैं, और बीच में क्या है? मोटा है, मतलब थिकनेस ज़्यादा है। तो थिकनेस ज़्यादा है और ऊपर एजेस जो हैं इसके पतले हैं, थिन है। तो ये क्या है? दैट इज़ योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं? कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास हैं। क्यों यूज़ होते हैं? क्या करेक्ट करने के लिए? हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए। ये भी हमारे स्पेक्टिकल्स में यूज़ होते हैं, जिसमें कि किस लिए? लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, दूर की नज़रों के लिए ये इस्तेमाल होता है। या तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया एक लंबा वर्ड है, तो यहाँ से समझ जाइए कि लॉन्ग साइटेडनेस के लिए है। मायोपिया छोटा शब्द है, तो छोटा शब्द है, यहाँ से आप समझ जाइए वो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया थोड़ा बड़ा है और मायोपिया छोटा है। तो मायोपिया छोटा शब्द है, तो छोटे शब्द के लिए वो शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। तो यहाँ से आपको याद करने में आसान होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? आर यूज्ड इन कैमराज एज दे फोकस द लाइट एंड प्रोड्यूस क्लियर इमेज। क्या करता है? क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लाता है, ठीक है। तो क्या करता है? ज़्यादा क्लियर इमेज बनाता है। डाइवर्जिंग क्या करता है? इसका नाम ही डाइवर्ज है, वो डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, तो उसमें उतनी क्लियर इमेज नहीं आती जितनी क्लियर इमेज कन्वर्जिंग लेंसेज में आती है। तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ होते हैं? एक एप्लीकेशन आप इसका कैमरा भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। ये क्या करता है? फोकस करता है लाइट को और प्रोड्यूस करता है क्लियर इमेजेस को। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हमने सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का इंट्रोडक्शन लिया है। इसमें हमने बस इनके शेप कैसी होती है, कहाँ से मोटे होते हैं, कहाँ से इनके एजेस वाइडर होते हैं, सेंटर में क्या होता है, बाकी ये कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन लिया है। अब आगे की क्लास में हम क्या करेंगे? इसके बाकी के पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपका ये कहाँ पर इनकी इमेज फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला वगैरह सब करेंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आप एनसीईआरटी में प्लीज़ पहले इन सब चीज़ों को एक बार रीड आउट करेंगे। आपको बेसिक यहाँ से क्लियर हो गया है, वहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा। प्लीज़ एनसीईआरटी को फॉलो करें, स्पेशली जो DSSS और KVS की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं, ये नोट्स आपके कॉन्सेप्ट के लिए हैं। बाकी जो आप है, एक बार एनसीईआरटी की बुक को थॉरो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। Thank you for listening. Thank you so much for your support. Thank you.